डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं अपनी डायरी के पिछले कई केस आपको सुना चुका हूँ। कुछ ऐसे केस जहाँ मैं भी डर गया था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया या नहीं किया। लेकिन आज मैं उस डायरी के अपने उस केस की जानकारी आपको देना चाहूँगा जो मेरे दिमाग को हिला चुका था और अंत में आप भी हिल जाएंगे कि मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं, और क्या मुजरिम सच में इंसान था या नहीं। यह गर्मियों का समय था और मैं छुट्टियां बिताकर अपने घर वापस आ गया था। पिछले 2 महीनों से मैं छुट्टियों पर निकला हुआ था। वहां पर पुलिस वालों के कई फ़ोन मुझे आ रहे थे। कई ऐसे केस थे जो मुझे दिए जाने थे, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं छुट्टियों पर जाऊंगा तो वहां कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं करूंगा। मैंने सबको मना कर दिया। जब फिर भी फ़ोन आते ही रहे तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। 2 महीने अच्छे से घूमा था मैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने के बाद जब मैं वापस आया, मेरा दिमाग पूरी तरह से फ्रेश था। मैं पुलिस वालों को मिला था और उन्होंने वो केस खुद सुलझा लिए थे। वो थोड़ा घबरा गए थे, इसीलिए मुझे फ़ोन करते जा रहे थे। लेकिन जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता ना, आप फंस जाते हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा तेज़ चलने लगता है और उन्होंने खुद ही वो केस सुलझा लिए थे। और इस समय कोई बड़ा केस उनके पास था ही नहीं। साधारण मारपीट के कुछ ऐसे ही केस जिसमें मेरी कोई ज़रूरत उन्हें थी ही नहीं। लेकिन जब मैं लगभग 10 बजे पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था, इंस्पेक्टर से कुछ बातें कर रहा था, उन्हें एक फ़ोन आया। कहीं पर कोई मर्डर हुआ था और उन्हें बुलाया जा रहा था। क्योंकि वो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। रहने दो, आप उस जगह पर जाना पसंद नहीं करोगे ना, ये कोई बड़ा केस थोड़े ना है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 2 महीनों की छुट्टियां बिताकर आया हूं और वैसे भी हो सकता है मेरे दिमाग को थोड़ा जंग लग गया हो, तो वहां जाकर मैं भी सोचूंगा, दोबारा इस काम में घुसने की कोशिश करूंगा। चाहे बड़ा केस ना भी हो, मैं उसमें आपका हाथ बटाना चाहूंगा। जब बड़ा केस आएगा तो उस पर काम करना शुरू कर देंगे। इंस्पेक्टर के साथ ही मैं उस लोकेशन पर पहुंचा था जहां पर एक अजीब सा कत्ल हुआ पड़ा था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल थी, किसी ने उसे जान से मार दिया था। गला घोंटकर उसे मारा, सर के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांध दिया जिससे पूरा का पूरा मुंह ढांक दिया और ऊपर लिखा हुआ था नर्क। ये अजीब तरह का कत्ल था। आमतौर पर जब किसी का कत्ल होता है तो ज़्यादातर समय पर या तो सोची समझी चाल होती है कि किसी को मारना है, या गलती से हादसा हो जाता है, झगड़े के कारण, गुस्से के कारण किसी का कत्ल हो जाता है। इस तरह का कत्ल नहीं था। अगर उसे मारा गया और वो जो लाल कपड़ा भी था उससे सांस ली जा सकती थी। उसे गला घोंटकर पहले मारा गया था, फिर लाल कपड़ा बाद में बांधा गया और एक कोयले से लाल रंग के कपड़े के ऊपर नर्क लिखा हुआ था, जैसे कातिल किसी को कुछ बताना चाहता था। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा था और कहा था, आपको क्या लगता है, क्या इसमें कातिल ने जानबूझकर इसे मारा होगा? मैंने वो लाल रंग का कपड़ा उतारने को कहा। वो सर के ऊपर से लाल कपड़ा उतारा गया। फिर मैंने देखा उसका पूरा शरीर सूख सा गया था। खून सूखने के बाद शरीर बिल्कुल सफ़ेद सा पड़ जाता है। उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि 10 घंटे हुए होंगे इसको मारे हुए, यानी कि कातिल आसपास का ही होना चाहिए। हमें आस पड़ोस में पता करना होगा आखिर इसकी लाश कब मिली, किसने सबसे पहले देखा, और जिसने सबसे पहले देखा होगा ना, उसे शक की निगाह से देखना। पता चला पास की जो बुढ़िया है जिसकी उम्र 80 साल है, उसका प्यार इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा था। वो इस घर में किराए पर रहा करती थी, कॉलेज में पढ़ा करती थी और ज़्यादातर समय घर में ही रहा करती थी, और वो औरत यहाँ आकर उससे बातें किया करती थी। लगभग 6 बजे तक शाम के वो घर से बाहर निकली ही नहीं थी। ना तो वो कॉलेज गई थी, ना खाना खाने के लिए बाहर निकल रही थी, ना बात करने के लिए भी उस औरत के पास गई थी।
वो लड़की उसे दादी जी कहा करती थी और हर रोज उससे सलाह मांगा करती थी कि कॉलेज में लड़के उसे परेशान करते हैं, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो। जब शाम के 6-7 बजे वो औरत जानबूझकर उसके घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाती रही लेकिन उसने दरवाज़ा खोला नहीं, तो धक्का देकर उन्होंने वो दरवाज़ा खोल डाला क्योंकि वो लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। उसके बाद सामने उसकी लाश। पहले तो उन्हें लगा कि कोई प्रैंक कर रही होगी, जैसा कि अमूमन वो किया करती थी, लेकिन जब वो हिली नहीं, वो औरत बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद उसने सबको बताया और लोग भी वहाँ पर आए। फिर पुलिस को पूछा गया। मैंने जैसा कि पुलिस वाले को कहा था, सबसे पहला शक उस इंसान पर जाता है जिसने लाश को सबसे पहले देखा हो। कई बार कातिल ऐसा करते हैं कि कत्ल हो जाए तो वो डर जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि सबने वहाँ उसके साथ देख लिया होगा, तो वो झूठी कहानी बनाने लगते हैं कि मैं अभी आया और देखो कत्ल हुआ था। लेकिन उस बूढ़ी औरत की उम्र 80 साल थी, अच्छे से चला नहीं जा सकता था। लड़की का गला घोंटकर मारना एक असंभव काम था उस औरत के लिए, जिसकी 2 उंगलियां भी थोड़ी सी टेढ़ी थी। जख्म थे बड़े बड़े जो कि भर नहीं रहे थे क्योंकि उसे डायबिटीज थी। ये औरत उस लड़की को मार नहीं सकती थी। उस लड़की का वजन थोड़ा ज्यादा था। ये बूढ़ी औरत तो बहुत कमजोर सी, लड़की बड़ी आसानी से बच सकती थी, यानी बूढ़ी औरत पर शक नहीं जा सकता। उसके बाद पूछताछ जारी हो गई थी। मैं पूरा का पूरा दिन वहीं पर लगाने वाला था। मुझे लगा था एक ही दिन में मैं इस केस को आसानी से सुलझा दूंगा। 1 घंटे में हमें बहुत कुछ पता चला था। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिससे उसका कुछ समय पहले झगड़ा हो गया था, लेकिन वो लड़का इस समय शहर में मौजूद ही नहीं था, वो तो कहीं और ही था और 10 घंटे में भी उस जगह पर पहुंचा नहीं जा सकता था। लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर था और कई गवाह थे कि वो कल रात से वहीं पर है। उसके बाद वहां आने जाने वाले लोगों से पूछा गया, लेकिन पूरे दिन वहां उस लड़की से मिलने के लिए कोई भी नहीं आता था। आसपास के कैमरे भी चेक किए थे, वहां कोई आया ही नहीं। जैसे घर के अंदर कोई पहुंच गया हो, उस लड़की को मारकर गायब हो गया हो। एक दिन में इस केस को सुलझाया नहीं जा सकता था और मुझे लगा शायद हमें लंबा समय लगाना होगा इस केस को सुलझाने के लिए। इंस्पेक्टर को मैंने कह दिया था मैं आपके साथ इस केस पर काम करना चाहूँगा। उन्होंने भी हामी भर दी थी। अब किसी को भी शक की निगाह से देखा नहीं जा सकता था, इसीलिए सबको हमने जाने दिया था, लेकिन सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश हमारी जारी थी। अगले 3 दिनों तक हम उसी घर में जाते रहे, देखते रहे कहाँ से अंदर घुसने का रास्ता है। अगर लड़की अंदर थी, कोई अंदर आकर उसे मारकर चला गया तो कहाँ गया होगा। सामने वाली गली में भी कैमरा लगा था, पीछे वाली गली में भी कैमरा लगा था। कोई भी बाहर से यहाँ आया नहीं होगा और यहाँ से बाहर गया नहीं होगा। ज्यादातर हम लड़कों पर शक कर रहे थे क्योंकि मारने का जो ढंग था काफी बेरहमी से था और जिसकी भी ये उंगलियां रही होंगी काफी सख्त थी। लड़की बेचारी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बच नहीं पाई थी। इस तरह हम कोशिश करते रहे 3 दिनों तक और उसके बाद इंस्पेक्टर को कहीं और से कॉल आई थी। शहर के दूसरे कोने में एक लड़के को मारा गया और कमाल की बात, मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। यानी पहले उस लड़के को गला घोंटकर मार दिया गया, उसके बाद उसके सर के ऊपर लाल रंग का जैसे कफन सा बना दिया हो, कपड़ा बांध दिया हो और उसके ऊपर कोयले से नर्क लिखा गया था। यानी ये जो भी कातिल है ये गलती से किया गया कत्ल नहीं है, ये तो जैसे सीरियल किलर की तरह लोगों को मार रहा है। इस लड़की का उस लड़के के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, यानी दोनों को मारा गया और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, दोनों के कॉमन फ्रेंड्स नहीं थे, ये अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे थे। हमने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो उस लड़के से मिलने आए हों, आस पड़ोस वाले, किसने उसकी लाश को देखा, कहाँ पर वो मिला था। वो गली के बाहर एक नाली के पास गिरा हुआ मिला। ये गली में लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन आसपास कोई कैमरा भी नहीं दिखा। गली के बहुत आगे एक घर में कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी हमने इकट्ठी कर ली थी। हम बस ये जानना चाहते थे ऐसा कौन है जो उस लड़के को मार कर गया और वो उस इलाके में भी गया हो उस दिन जब लड़की का कत्ल हुआ। आसानी से कातिल को शायद ढूंढा जा सकता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कोई ऐसा मिला ही नहीं। लेकिन हमें एक छोटा सा क्लू जरूर मिला था। जब इस गली में ये लड़का अंदर की तरफ जा रहा था,
वहाँ दोपहर का समय था। उस समय इस गली में और कोई आया गया ही नहीं, लेकिन बाहर निकलते हुए एक जैसे कचरा उठाने वाले को देखा था। ये एक आदमी था, काफी कमजोर सा, बड़ा सा झोला पीठ पर टांगा हुआ। रास्ते में बोतलें, लिफाफे, कुछ भी ऐसी प्लास्टिक की चीज मिले ये उठाकर उसे शायद बेचा करता होगा। ऐसा आदमी था। या तो ये कातिल है, छिप छिप कर भेष बदल कर इस तरह से लोगों को मार रहा है। हमने उस आदमी की पहचान कर ली। मैंने कहा इसे पकड़ना होगा, जरा हूल देनी होगी और आसानी से ये बक देगा। हमने 3 घंटों में उसे ढूंढ निकाला, सीधा लॉकअप में। उसे कई झापड़ मारे गए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा उस आदमी को देखते ही मैं कहने लगा था, ये कातिल नहीं हो सकता। ध्यान दो इसकी उंगलियों की तरफ। उसकी उंगलियां जैसे टूटी हुई थी, एक तरफ की तो कटी हुई थी। किसी जमाने में ये फैक्ट्री में काम किया करता था, उंगलियां कट चुकी थी, जबकि दूसरी उंगलियां टूटी हुई थी। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और बदले में उसके ऊपर एसिड फेंका गया था और उंगलियां तोड़ दी गई थी। ये आदमी गलती से भी कभी किसी का गला नहीं दबा सकता। ना ये उस लड़की को मार सकता है, ना ये लड़के को मार सकता है। हो सकता है इसने किसी से मरवाया हो, लेकिन ये केपेबल ही नहीं है किसी को मारने के। पुलिस वालों ने बेवजह उसे काफ़ी ज़्यादा पीटा था उगलवाने के लिए, लेकिन मैंने कह दिया ये मानेगा नहीं, क्योंकि इसने किया ही नहीं है। मुझे शक था कि ये ही गली से निकला है तो इसी ने मारा होगा, लेकिन तुम्हें पहले इसकी उंगलियां देख लेनी चाहिए थी। जो मार रहा है वो गला घोंट कर मार रहा है, उंगलियों के निशान से छप जाते हैं। बस फिंगरप्रिंट ढूंढने हैं और इसकी तो उंगलियां ही सही नहीं है, ये गला कैसे घोंटेगा। फिर उसे छोड़ दिया गया। बाद में हम लगभग 2 दिनों तक उस गली में लोगों से पूछते रहे थे, कोई तो ऐसा हो जिसने देखा हो, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। मैंने इंस्पेक्टर को कह दिया था ये सिर्फ 1-2 कत्ल नहीं होंगे। अगर ये सीरियल किलर है, कुछ दिनों में एक और ऐसा ही कत्ल होगा और हमें पहचान करनी होगी जल्दी से, आखिर कौन मार रहा है। या हो सकता है जानबूझकर इस लड़के और इस लड़की से किसी ने बदला लिया हो और इसे ऐसा केस बना दिया कि पुलिस वाले सालों साल भटकते रहें कि कोई सीरियल किलर है। हमें इंतजार करना होगा। 2 बार ऐसा हुआ है, कहीं तीसरी बार भी ऐसा हो न जाए। तीसरा कत्ल भी 5 दिनों बाद हो ही गया। जब इस बात की जानकारी मुझे रात के 9 बजे लगी थी, तब मेरे होश उड़ गए थे। मैं चाय पी रहा था और घर से उसी कपड़ों में भागा था। मैंने पायजामा पहना था, टी-शर्ट, और मैं इसी तरह से भागा हुआ घर से निकला था, क्योंकि मुझे उस जगह जाकर पता करना था क्या सच में फिर से उसी तरह का कत्ल हुआ है या नहीं। वहां जाकर देखा मैंने, एक्स आर्मी ऑफिसर का कत्ल हो चुका था, और वो भी सरकारी क्वार्टर्स में। वहां अमूमन भीड़ रहती है, लेकिन रात के वक्त किसी ने कत्ल कर दिया और वहां कोई भी गवाह नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतनी रिस्की जगह पर जाकर किसी को कैसे मार सकता है? आसपास कई आर्मी वाले रहते हैं और आर्मी वालों से उलझना किसी आम इंसान के लिए कोई साधारण काम नहीं हो सकता। मैं वहां देख रहा था घर में कौन आया हो, कौन गया हो, और सरकारी क्वार्टर होने के कारण आसपास कई कैमरे भी लगे हुए थे। यकीनन कैमरे में अब तो आ ही जाएगा कि कौन यहाँ पर आया रात के वक्त, और हमने सबसे पहले तो गवाहों को ढूंढना शुरू किया। आसपास किसी को आवाज़ आई हो। एक औरत जो कि एक ऐसे ही आर्मी ऑफिसर की पत्नी थी, उसकी उम्र 60 साल थी। उसने कहा बाहर से पहले तो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आर्मी के कई ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, यहाँ क्वार्टर्स में रहते हैं, वो जैसे रात को शराब पीकर कई बार हल्ला किया करते थे। जैसे आर्मी में जो सिखाया जाता यहाँ पर वो किया करते थे। इसीलिए उसने पहले सोचा कि इसी तरह कोई ड्रिल चल रही होगी, कुछ नाटक वाटक कर रहे होंगे। एक आदमी था जो बार बार खिड़कियों को जैसे खटखटा रहा था। 2-3 जगह उसने खिड़कियों को खटखटाया था। जब सभी ने खिड़कियां खोली, बाहर कोई दिखा नहीं, कोई बाहर निकला भी नहीं। आखिर ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर बाहर से कौन आ सकता है? वहां जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए थे, एक आदमी नजर आया था जो कि शॉल को ओढ़कर एक दीवार को फांदकर वहां से निकल कर गया था। और कमाल की बात, उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसने पट्टी को ऐसे बांधा था जैसे वो कोई अंधा हो, लेकिन आसानी से देख पा रहा था। उसने अपनी शॉल को ऐसे उड़ा हुआ था कि उसका मुंह देखा ना जा सके, उसकी चाल पहचानी ना जा सके। लंगड़ाता लंगड़ाता उस तरफ गया था। वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर के अंदर घुसा था
और बाद में बिना डरे जैसे उसने कुछ किया ही ना हो बाहर निकला। उस घर के अंदर उस आदमी के सिवा कोई भी नहीं गया था। उसका चेहरा तक पहचाना नहीं जा सकता था, मुंह ढका था, आंखों पर पट्टी थी, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा हो गया था। ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। हमने उसके बाद तलाश जारी कर दी। रात का ही वक्त था, पुलिस वाले ढूंढने में लगे हुए थे ऐसा कोई आदमी जो शॉल ओढ़कर आसपास घूमता हुआ नजर आ जाए। लेकिन वहां गर्मियों के मौसम में भी ऐसा कोई आदमी दिख नहीं रहा था। सभी के सभी जैसे घरों के अंदर होंगे। आधी रात का वक्त था, सड़कें बिल्कुल खाली थी, दूर दूर तक पुलिस का नाका लगा हुआ था, लेकिन किसी ऐसे आदमी को रात के वक्त ढूंढा नहीं जा सका। और कत्ल का तरीका वही था, गला घोंटकर मुंह पर लाल रंग का कपड़ा ओढ़ा गया था और राख से नर्क लिखा गया था। हमने पूरी रात तलाश की थी। मैं खुद पुलिस की उस गाड़ी के अंदर ढूंढ रहा था। मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ दिख जाएगा और दूर तक अगर वो भागा होगा रास्ते में कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा ना। लेकिन वो पूरी रात पकड़ा नहीं गया। मैंने तब पुलिस वालों को कह दिया था कोई भी वहां से ऐसे भागा हो, और रास्ते के कई सीसीटीवी फुटेज हमने चेक भी की थी, कई चौराहे पर जो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा आदमी किसी चौराहे पर नजर नहीं आया। यानी वो 10 किलोमीटर की रेंज में आसपास ही होना चाहिए। हम 10 किलोमीटर की रेंज में हर ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि लंगड़ाकर उस तरह से चलता हो, लेकिन हो सकता है वो जानबूझकर हमें फंसाने के लिए लंगड़ाकर चला हो ताकि शक किसी और पर जाए। हमें खुले दिमाग से सोचना है, और अगर आपको किसी पर शक हो भी तो इतनी आसानी से उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बल्कि उसकी चाल पहचानने की कोशिश करना। देखना क्या वो डरा डरा सा लग रहा है। जब हमें पक्का हो तभी उसे पकड़ना है, तब तक पूरी तरह से शांत रहना है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमें किसी ऐसे आदमी पर शक है। अगले दिन हमने ढूंढना शुरू कर दिया उस आदमी को जिसकी चाल वैसी हो। भले ही उसने अपने पूरे शरीर पर शॉल ओढ़ी हुई थी, लेकिन उसकी टांगें नंगी थी, जिससे पता लग रहा था कि ऊपर जो सफेद कपड़ा शॉल से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसकी उम्र कोई 60 साल से ज्यादा होगी। टांगों से पहचान हो पा रही थी, ऊपर से थोड़ी सी धोती निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो और धोती पहनता हो। ऐसे किसी आदमी को ढूंढना है जो 10 किलोमीटर की रेंज में हो। पुलिस वाले आम वर्दी पहनकर साधारण कपड़ों में आसपास घूम रहे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे चेक करने के लिए, बहाना लगाकर कि हम जनगणना के लिए आए हुए हैं। और ऐसे किसी बूढ़े आदमी को ढूंढने की कवायद पूरे 2 दिनों तक चली थी। आसपास कई बूढ़े लोगों को ढूंढा गया था, कुछ ऐसे जो लंगड़ा कर चलते हों, कुछ की टांगे बिल्कुल काले रंग की वैसी ही उस बूढ़े की तरह हो, और एक टांग पर बड़ा सा जख्म। वो खास पहचान थी, और हमने ऐसे लोगों की पहचान की जिनकी एक टांग पर वैसा जख्म हो। उसके बाद लगभग 2 ऐसे बुजुर्ग थे। एक था जो कि अब भी एक अंडे का ठेला लगाया करता था। उसके पास चाकू थे, कई तेज धार हथियार थे, लेकिन वो सभी अंडा काटने के लिए या सब्जी काटने के लिए उस ठेले पर इस्तेमाल करता था। वो बड़ी तेजी से चाकू चलाता था। पुलिस वालों ने मुझे ये कहा था कि उस पर शक सबसे ज़्यादा जा रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, हर बार जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता। अगर उसे चाकू तेज चलाना आता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो कातिल है वो अपनी उंगलियों से गला घोंट कर मारता है। चाकू चलाना ना भी आता हो हम उस पर शक नहीं कर सकते। उनका मानना था उसका पेट बड़ा है, वो थोड़ा तगड़ा है, इस उम्र में भी वो तगड़ा है, और वो आर्मी ऑफिसर को गला घोंटकर मार सकता है। आर्मी ऑफिसर ने शायद भागने की कोशिश की होगी, आसपास खिड़कियां खटखटाई होंगी, चीख नहीं पाया, फिर भी अंत में उसे मारा गया। मैंने पुलिस वालों को कहा था जो दूसरा बूढ़ा है जिस पर आप शक कर रहे हैं, जिसकी टांग पर जख्म के निशान है, उसकी टांगें वैसी हैं, धोती पहनता है, उसके बारे में बताइए। तो पुलिस वाले कहने लगे वो हो ही नहीं सकता, वो तो पक्का ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो लंगड़ा कर चलता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन वो तो अंधा है। कोई अंधा किसी आर्मी ऑफिसर को कैसे मार सकता है जो कि हट्टा कट्टा हो? मैंने पहले सोचा, फिर उसके बाद मुझे उस बूढ़े के पास ले जाया गया। दूर से मैंने उस बूढ़े को चलते हुए देखा था। सच में उसकी चाल वैसी ही थी,
और वो भी उसी तरह से शॉल ओढ़ा करता था, लगभग वैसी लग रही थी। धोती पहनी हुई थी जिसे ऊपर की तरफ किया हुआ, टांग पर वैसा ही जख्म का निशान। लेकिन कमाल की बात, वो अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, वो देख ही नहीं सकता था। और मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया, अगर ये कातिल है लेकिन ये अंधा है, ये इतने लोगों को कैसे मार सकता है? बड़ी हैरानी वाली बात हो चुकी थी। सच में उस पर शक नहीं किया जा सकता था। फिर से हमारा शक उसी अंडे के ठेले चलाने वाले पर चला गया। हर समय पुलिस वाले आसपास रहते, वो क्या करता है, कैसे करता है, हर कोई जानना चाहता था। लेकिन अगले 4 दिनों तक उसका पीछा करने के बावजूद उस रात एक और कत्ल हुआ था। और इस बार कत्ल हुआ था एक बॉडी बिल्डर का, काफी मशहूर बॉडी बिल्डर था, जो अपनी महंगी गाड़ी से घर से बाहर निकला था और रात के वक्त सड़क पर उसकी लाश मिली। सर पर लाल रंग का कपड़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था नर्क। हमारे पास इस बार बहुत सारे सबूत हाथ लगे थे। इससे पहले ऐसे सबूत हमारे हाथ लगे ही नहीं थे। वो गाड़ी बिल्कुल बीच सड़क में पार्क की थी उसने। सामने एक कैमरा रखा था खुद की तस्वीरें खींचने के लिए। वो बॉडी बिल्डर था, इंस्टाग्राम भी चलाया करता था और अपनी रील्स भी बनाया करता था। रील्स बनाने के लिए ही वो वहां पर रुका हुआ था, जबकि उस गाड़ी में डैश कैम भी लगा हुआ था। और ये देखने के बाद मैं सबको कहने लगा था, अब तो वो पकड़ा जाएगा। जो भी है, वो जिस तरह से नाटक करता है, जानबूझकर कभी बूढ़ा बनता है, कभी जवान बनता है, कभी लंगड़ा कर चलता है, तो कभी लड़कियों के जैसे कमरे में घुस जाता है। इस बार तो आसानी से पकड़ लूंगा उसे, आसानी से पकड़ लूंगा, छोड़ने वाला नहीं मैं। बहुत सारे कत्ल हो चुके थे और इस बॉडी बिल्डर को भी उसने मारा था। हम फुटेज इकट्ठी करने लगे। वो फ़ोन के अंदर कई रील्स थी, लेकिन वो उस समय मारा गया जब फ़ोन नई रील रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन उस गाड़ी के डैश कैम में जो आया था वो हम सबको हैरान करने वाला था। हम उस कातिल को डैश कैम में नहीं देख पाए, क्योंकि जैसे ही वो लड़का एक रील बनाने के बाद गाड़ी खोलने के लिए आया, जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई होने लगी। क्योंकि डैश कैम आगे वाले कांच पर लगा होता है सामने देखने के लिए, और वो खिड़की खोलने के लिए साइड पर आया था और हाथापाई जैसे साइड में होने लगी थी। अचानक जैसे सड़क में कोई छिपा हुआ हो, पीछे से निकल कर आया और उस पर वार करने लगा। वो बॉडी बिल्डर काफ़ी हट्टा कट्टा था। उसने मुकाबला किया। उसकी हिलती हुई बाजू कभी नज़र आती, कभी कातिल के कपड़े नज़र आते। कातिल ने जैसे हाथ में लाल रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे उस बॉडी बिल्डर लड़के को धक्का देकर बोनट पर गिराया और वो जो कातिल था वो गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस बॉडी बिल्डर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कातिल ने उस बॉडी बिल्डर को, जिसका वजन 110 किलो था, उसने उसको हवा में लटका दिया, जैसे अपने हाथों से पकड़ा हो, क्योंकि वो छत पर था। वो तो कैमरे में आया नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डर की हिलती हुई टांगें आ रही थी। उसने उसे हवा में लटका रखा था, उसका गला घोंट रहा था, वो गर्दन से पकड़कर हवा की तरफ उठाया हुआ। उसके बाद जब उसका जैसे दम निकल गया, सामने उसने बोनट के उसे फेंक दिया। उसके बाद उसकी पीठ नजर आई। उसने कपड़े पहने हुए थे, सूट, कोट पैंट पहना हुआ, पीछे सफ़ेद बाल थे। उसकी उम्र 40 से 50 साल रही होगी। उसका कद भी लंबा लग रहा, वो कोई बूढ़ा नहीं था। और उसने फिर लाल कपड़ा चढ़ाया और एक साइड को होकर निकल गया। अच्छे से अब भी पहचान की नहीं जा सकती थी, चेहरा देखा नहीं गया था, लेकिन इससे एक बात का पता चल गया, जो कातिल है बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये पुलिस वालों का कहना था, लेकिन मुझे लग रहा था कातिल एक नहीं हो सकता। अलग अलग जगह पर वो चला जाता है, सबूत हमें मिलते नहीं। हर जगह कैमरे हमने चेक कर लिए, कोई एक आदमी हर जगह नहीं होता। जैसे कत्ल अलग अलग लोग कर रहे हैं। शायद ये गैंग है, कई लोगों की गैंग है, और उनमें से कुछ जैसे ताकतवर भी हैं, जैसे ये आदमी जिसने बॉडी बिल्डर को 10 किलो के हवा में उठा लिया था उसको और फिर सामने फेंका। उसे पता था डैश कैम चल रहा होगा, सिर्फ पीठ दिखाई, पूरी तरह से छिपा नहीं। हमने वहाँ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की।
भिखारियों से बात की, आसपास जो ठेले लगे हुए थे उनसे बात की। वहाँ कई बार बाइक निकल कर गई थी, कुछ गाड़ियाँ निकल कर गई थी, उन्होंने उसे रील बनाते हुए देखा भी था, लेकिन आसपास छिपे हुए किसी भी ऐसे कातिल को किसी ने नहीं देखा था। हमारे पास बस ये डैश कैम की फुटेज ही थी और इससे भी उसे अच्छी से पहचाना नहीं जा सकता था। कौन है ये? क्या कोई संस्था है? इकट्ठे लोग हैं? कैसे हो सकता है? पुलिस वाले कह रहे थे कि जल्दी पकड़ना होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि मैंने कहा इंतज़ार तो करना होगा, इंतज़ार तो हमें करना होगा। वो कातिल कोई ना कोई गलती तो करेंगे या करेगा, एक है या कई है हमें ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गलती का इंतज़ार करना होगा। ऐसे उसे पकड़ना असंभव के समान है। हर बार अलग जगह पर कत्ल करता है, कई बार इलाका बदला होता है, कई बार दिन का वक्त, रात का वक्त। जितने लोग मारे गए उनका आपस में कोई रिश्ता था ही नहीं, कोई कॉमन फ्रेंड नहीं, कोई जान पहचान नहीं। जैसे वो बस चुन चुन कर रास्ते में पड़े हुए लोगों को जैसे देखते हैं, वो इस तरह से लोगों को पहचान पहचान कर मार रहा था। कोई खास पैटर्न नहीं था, रैंडम तरीके से मार रहा था। हमें उसकी गलती का इंतज़ार करना था और कमिश्नर ने मुझे खास तौर पर धमकी दी थी, तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है कि हमें इंतज़ार करना है। सब कहेंगे कि पुलिस वाले किसी कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी। आंखों के सामने कत्ल हो रहे थे और हम कातिल को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। हमें 4 दिनों का इंतज़ार करना पड़ा और जैसे कि मैंने सोचा था, गलती तो वो करेगा। इस बार उसने गलती कर दी। उसने ऐसे इंसान को मारने की कोशिश की जो कि पूरी तरह से ट्रेंड था, यानी कमांडो ऑफिसर। वो छुट्टी पर आया हुआ था, अपने जैसे परिवार वालों के साथ घूम रहा था। एक मॉल के बैक साइड पर सिगरेट पीने के लिए गया था, वहां उस पर हमला हो गया। लेकिन जिसने हमला किया वो उस पर हावी हो रहा था, लेकिन वो कमांडो वाला, उसको दाव पेच आते थे कैसे बचना है। जो आदमी था उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा था, वो उससे बच रहा था और उसके बाद वो उससे झगड़ता रहा, बचता रहा। लेकिन वो ताकतवर आदमी था, उस कमांडो वाले को भी उठा उठा कर फेंक रहा, गला घोंटने की कोशिश कर रहा। वो किसी तरह से खिसकते खिसकते वहाँ से पीछे आया जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसने कातिल के मुंह से कपड़ा भी उतार डाला था। उसने मुंह ढका हुआ था, लेकिन कातिल को रिकॉर्ड करवाने के बाद वो कैमरे को देख चुका था। उसके बाद वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, वो चीखें मारने लगा था। इतने में लोग आ गए और वो उसका गला घोंट ही रहा था, वो मरने वाला था। उससे पहले भीड़ आ गई और उसे वहाँ से भागना पड़ा। कमांडो वाला भी बच गया था। लाल रंग का कपड़ा, कोयले से लिखा हुआ नर्क वहाँ पड़ा हुआ था। वो उसे मारकर उसके चेहरे पर वो लगाने वाला था और हमने कमांडो वाले से बात की। आखिर वो आदमी कैसा दिखता था, उसने जो बताया। उसके बाद हमने फुटेज चेक की। पुलिस वाले फुटेज लेने के लिए गए थे और मैं उससे पूछ रहा था और उसने जो बताया वो हैरानी वाला। उसने कहा, मैं कमांडो में ट्रेनिंग ले चुका हूँ, हम कई लोगों को एक साथ संभाल सकते हैं, हमें मरने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी गला अगर कोई घोंट रहा है तो कैसे सांस को रोक के रखना है, कैसे झटके से बीच बीच में सांस लेनी है और किस तरह से उसको निढाल करना है। लेकिन वो ताकतवर था, उसे दाव पेच नहीं आते थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दाव पेच अपना सकता था, लेकिन उसकी बाजुएं जैसे बड़ी ताकतवर थी, अकड़ी हुई थी। उंगलियां जैसे लोहे की थी, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था, अंगूठा मोड़ा नहीं जा रहा था। मैं खिसक खिसक कर बच रहा था और उसका चेहरा देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लड़का हो जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल हो, पतला सा, सूखा हुआ, फिर भी उसमें जैसे ताकत बहुत ज्यादा थी। सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ नजर आ गया। ये एक लड़का था। यकीनन ये मेकअप करके कभी बूढ़ा बनता होगा, कभी कुछ और बनता होगा और यही कातिल होगा, मुझे ये लगा था। उसके बाद उसे ढूंढने की कवायद जारी हो गई। पुलिस वालों के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं होता अगर उसका चेहरा पहचान लिया जाए, और उस लड़के को बड़ी आसानी से ढूंढ लिया गया। वो एक और शॉपिंग मॉल में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और पुलिस वालों को देखकर बिल्कुल डरा भी नहीं था। जब पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर कर उसे पकड़ा था, वो हैरान था, क्या हुआ ये कह रहा था। उसे लॉकअप लाया गया और मुझे फोन कर दिया गया था। शाम का वक्त था और कहा गया लड़के को पकड़ा गया है। मैंने कहा रुको, उस पर हाथ मत उठाना, मैं सबसे पहले वहां जाकर उससे बात करना चाहूंगा।
21 साल का लड़का है ना, बातों बातों में उसे फंसाएंगे, उसे डराने की कोशिश करेंगे और बिना हाथ लगाए उसे उगलवाएंगे। आखिर इतना भयानक, इतना खतरनाक कातिल वो क्यों बना? क्या वो अकेला है या वो बाकियों के साथ मिलकर काम करता है? क्या ये पूरी गैंग है? हमें पता करना है। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। वो लड़का लॉकअप में बैठा हुआ, इतना घबराया हुआ कि चेहरे पर पसीना टपके जा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो डरा हुआ था, और जब कोई बहुत ज्यादा डर जाए उसे सच उगलवाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मैं उस लड़के के बिल्कुल सामने बैठ गया था। उसके बाद उससे सवाल कर रहा था, बताओ तुम सबको मारने की कोशिश क्यों करते हो? उस लड़के ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मैंने कहा, हमारे पास सबूत हैं, तुमने किसी को मारने की कोशिश की। जब वो मारा नहीं गया उसने तुम्हारी पहचान जाहिर कर दी। मुंह छिपा नहीं पाए, मॉल में कैमरे लगे हुए थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता, पुलिस वाले भी यही कह रहे हैं, मैंने मारने की कोशिश की, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था। वो बहुत ज़्यादा चालाक लग रहा था। मुझे पता है, मुजरिम जब झूठ बोलते हैं ज़रा सी गलती कर देते हैं। हमारी आंखें बयां कर देती हैं हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमारी ज़बान कांपने लगती है। वो ऐसे बोल रहा था जैसे सच बोल रहा हो, और ऐसे चालाक लोगों को कैसे सच बोलने पर मजबूर करना है मैं जानता था। मैंने उसे डराना शुरू कर दिया। देखो, तुम अगर नहीं बताओगे तो हम हैं पुलिस वाले, तुम्हें पता है ना हम क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं। और तुम्हारा एनकाउंटर नहीं करेंगे, हम एनकाउंटर करेंगे तेरे माँ बाप का। तेरे माँ बाप को मार डालेंगे, कहीं ले जाएंगे, गोलियों से भून डालेंगे, कह देंगे किसी गैंगस्टर ने मारा है। फिर तेरे रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, उन्हें गोलियों से थोड़े ना मारेंगे, उन्हें किसी केस में फंसाएंगे, यहाँ लॉकअप में लेकर आएंगे और इतना पीटेंगे कि उन्हें किसी केस में फंसाकर जेल में पहुंचा देंगे। सारी उम्र तेरी जान पहचान जो भी है तुझे जानता, सबके साथ ऐसा करेंगे। वो टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा था, बहुत ज़्यादा रोया। और अमूमन जब कोई इतना ज़्यादा रोता है, फूट फूट कर रोता है, उसे गलती का एहसास होता है। अंत में वो सच बोलता है और उसने रो रो कर कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरे परिवार वालों को क्यों फंसा रहे हैं? अगर कोई मेरे जैसा दिखने वाला ऐसा कुछ कर रहा है तो आप मेरे परिवार वालों को मत फंसाइए। मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसा कीजिए, लेकिन मुझे फंसाइए मत। मैं उससे सच उगलवा नहीं सका। एक घंटे तक मैं उससे सच उगलवा नहीं सका। और अंत में मैंने वो तस्वीरें मंगवाई, वो लड़की की, वो लड़के की, वो बॉडी बिल्डर की, उसके सामने फेंकी और कहा, ये देख, कत्ल हुए हैं, तरीका वही है। तू भी लाल कपड़ा लेकर गया था, ये भी लाल कपड़े से इस तरह से सर ढांक कर मारे गए हैं। बता, इसे किसने मारा है? तेरे परिवार वालों ने? किसने मारा है? तूने मारा है? बता, सच बता। उसने कहा, मुझे नहीं पता। हमने सामने टीवी पर वो फुटेज चलाई थी जिसमें वो साफ नजर आ रहा कैसे वो उस आर्मी ऑफिसर से लड़ रहा, एक शाल को ओढ़ा हुआ, और वो हैरानी से खुद को देख रहा। ये मेरे जैसा दिख रहा है, कपड़े भी वैसे, मैंने उस दिन ऐसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन ये कौन है जो मेरे जैसा दिख रहा है? तब वहां मैंने एक चीज नोटिस की। जब वो उस आर्मी ऑफिसर से लड़ रहा था, कितना ताकतवर था। यानी कि उस कमांडो वाले को आसानी से उठाकर पटक रहा था। ट्रेंड लोगों को इतनी आसानी से पटकना किसी आम लड़के के लिए जैसे बहुत मुश्किल काम होता है। इसकी पतली पतली बाजू थी, ये कैसे पटक सकता है? मुझे इसके इतिहास के बारे में जानना था। इसे लॉकअप में रखा गया, परिवार वालों से कांटेक्ट किया गया, घर की तलाशी ली गई, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, और सब कुछ पता करने के बाद इसने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये सच में साधारण लड़का था। कातिल कैसे बन गया और ये इसके पास ऐसी ताकत कहाँ से आ रही है? इसका जवाब हमारे पास नहीं था। रात हो चुकी थी। मैं फिर से उससे बात करने के लिए आया था और मैं पूछ रहा, कुछ तो बताओ। अगर ये तुम्हारे जैसा दिखने वाला यहाँ पर आया है तो कोई किसी और जैसा कैसे दिख सकता है? बिल्कुल वैसे कपड़े कैसे पहन सकता है? और देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ भी इससे पता चलता है या नहीं? देखो, जज को नहीं समझा पाओगे,
जेल में जाओगे और हो सकता है तुम्हें फांसी की ही सज़ा हो, तो कुछ मदद करने की कोशिश करो अगर तुम्हें लगता है तुम बेगुनाह हो। उसने जो बताया वो सोच तो रहा था, लेकिन उसे लग रहा हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा सुबह के वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था कहीं पार्क में, और उसके बाद काफ़ी उसने बातें की थी और शाम को अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में घूमने जाने वाला था। दोपहर को आ गया वो घर में वो सो गया, वही कपड़े पहनकर वो सो गया था। और जब वो नींद में था उसे सपना आया था शॉपिंग मॉल के पीछे बिल्कुल इसी तरह से जैसे उसका किसी से झगड़ा हुआ हो, लेकिन उसे धुंधला धुंधला याद था। उसके बाद जैसे कि सबको सपना आता है, सपने सच थोड़े ना होते हैं, वो उसके बाद चला गया था शॉपिंग मॉल। लेकिन जब उसने फुटेज देखी उसे तब से लग रहा था कि ये तो उसने सपना देखा है। ऐसे पटक पटक कर मारने की कोशिश की जैसे सपने में हुआ था। सपने में वो किसी को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने चेहरा पहचाना जब उस कमांडो वाले को उसके सामने लाया गया। वो उसे पीटना चाहता था, लेकिन हमने उसे रोका और वो लड़का घबराया हुआ कह रहा, बिल्कुल ऐसा ही आदमी था जो मुझे सपने में आया था। ये क्या हो रहा है? क्या मेरा सपना सच हो गया? क्या जो सपने में मैं देखता हूँ सच हो जाता है? उसकी बातें, उसके बोलने का तरीका ये बता रहा था वो सच बोल रहा है। लेकिन अगर ये सपने में था तो सपने में किसी को कैसे मारा जा सकता है? ये क्या चल रहा है? उसके बाद मैं हैरान और परेशान था। मुझे यहाँ भी कुछ गड़बड़ की बू आने लगी थी। मुझे शक होने लगा था कोई ना कोई सुपरनेचुरल चीज़ भी इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि मैं ऐसे केस सुलझा चुका था, इसीलिए मुझे भूत प्रेत पर भी पूरा यकीन था। हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसा मौजूद हो। मैंने उस लड़के से पूछना शुरू कर दिया, मुझे ये बताओ, ये सपना आने से पहले कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो तुम घर पर लेकर आए हो, या कोई भूत प्रेत जो तुमने देखा हो, कोई ऐसी चीज़ याद करके मुझे बताने की कोशिश करो। भले ही मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया और उसने एक एक करके बताना शुरू कर दिया कि भूत प्रेत पर वो यकीन ही नहीं करता, ऐसी चीज़ें तो वो करता ही नहीं। मैंने कहा, तो क्या तुमसे किसी ने करवाया हो सकता है? उसने कहा, मुझसे कौन करवाएगा, मैं बिना पैसे के कुछ नहीं करता, मैं दोस्तों से भी पैसे लेता हूँ। लेकिन अंत में जो सबसे छोटी चीज़ उसे लग रही थी, मुझे उस पर शक होने लगा। उसने कहा, मैं क्या बताऊं आपको? मैंने उसको पूछा, पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल अलग सी लगी हो, कुछ ऐसी घटना तुम्हारे साथ हुई हो, उसके बारे में मुझे बताओ। और उसने कहा, एक चीज़ हुई थी, लेकिन आपको बताना चाहिए या नहीं? मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा उससे? मैंने कहा, कैसा खतरा? उसने कहा, कोई टैक्स वैक्स तो नहीं देना होगा, या सरकार मुझे पकड़ेगी तो नहीं? मैंने उससे पूछा, बताओ मुझे। उसने कहा, एक सोने का ग्लास जिसके ऊपर जैसे कई सारे मोती लगे हुए हैं, वो मुझे किसी ने दिया था और मुझे हाथ में पकड़ा कर कहा था, अब से ये तुम्हारा है। मुझे लगा किसी ने वैसे ही कोई बर्तन दे दिया होगा। बाद में घर आकर देखा वो तो असली सोने का ग्लास था। मैंने कहा, वो सोने का ग्लास कहाँ पर है? उसने कहा, मुझे नहीं पता सोने का ग्लास कहाँ है। अब मैं घर में ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो वो ग्लास मुझे दिखा ही नहीं। सोने से पहले तक मेरे घर में वो ग्लास मौजूद था। जब सोया वो सपना आया, उसके बाद मैं घूमने गया, फिर दोबारा मुझे वो ग्लास मिला नहीं। मुझे अब उस ग्लास पर शक होने लगा था। ये एक बड़ी चीज़ थी, किसी को कोई सोने की चीज़ पकड़ाकर क्यों चला गया? ऐसा तो नहीं कोई मुसीबत उसके हाथ में पकड़ा कर गया हो? अब इससे पहले जितने भी कत्ल हुए थे, जिस पर भी थोड़ा बहुत शक हो, मैंने सबसे दोबारा पूछताछ करने की ठानी। वो लड़की जिसका कत्ल हुआ था, वो एक्स आर्मी ऑफिसर, वो बॉडी बिल्डर लड़का, वहाँ पर जितने भी लोग थे, गवाह थे या कुछ भी था, सबसे दोबारा बात करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब मैं उस लड़की के घर दोबारा गया, पास की बुढ़िया से मैंने पूछा था, क्या इस लड़की के पास कोई सोने का ग्लास था जिस पर सफ़ेद रंग के मोती लगे हों? उस बूढ़ी औरत ने कहा था, ऐसा ग्लास उसके पास तो देखा नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे वैसे ग्लास के बारे में पता है। मैंने उस बूढ़ी औरत को पूछा तो उसने कहा उसके पति के पास ये सोने का ग्लास था जो उसने घर में
एक बोतल में गंगा जल रखा था, उसके बीच वो ग्लास रखा हुआ था। हमेशा उसके पति कहा करते थे इस ग्लास को किसी को देना भी नहीं, बेचना भी नहीं और गंगा जल से कभी बाहर निकालना भी नहीं। हमेशा यहीं पर दफन रखना और ये घर हमारा है, कभी ये किसी को बेचना भी मत। उसके पति कहा करते थे ये ग्लास शापित है, और जब उनकी मौत हो गई बहुत समय बाद उन्हें लग रहा था अगर उस ग्लास को बेच दिया जाए तो सही रहेगा। अब उनके पति तो मर चुके हैं। उस बूढ़ी औरत ने वो लड़की के मरने से 3 दिन पहले वो बोतल से ग्लास निकाला था, उसे सामने रखा था। बेचने की कोशिश वो करने वाली थी, लेकिन उसे लगा घर से कोई सोने का ग्लास चुरा कर चला गया। मैंने उससे पूछा वो ग्लास तुम्हारे पति कहा करते थे शापित है, तो कैसा शापित था? उस बूढ़ी औरत को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके पति ने बस यही कहा था उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहिए, और उसका पति भी बहुत समय पहले मर चुका था, तो बताने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मैंने बाकियों से भी बात करने की कोशिश की। मैंने वैसा स्केच बनवा लिया, सोने का ग्लास जिस पर मोती लगे हों। उसके बाद वैसा स्केच दिखाकर मैं हर एक से पूछ रहा क्या उसके पास ऐसा कोई ग्लास आया था कभी जिस पर हमें शक हो। कई लोगों ने माना था वहाँ वो अंधा आदमी जिस पर शक था, जो कि अंडे की वो छोटी सी रेहड़ी यानी कि ठेला लगाता था, उसे उस ग्लास के बारे में पता नहीं था। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जो अंडे की रेहड़ी लगाता था, जिस पर हमें शक था कि उसने आर्मी ऑफिसर को मारा है, वो ग्लास के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन वो बूढ़ा जो अंधा था, मैंने एक बार उससे भी जाकर पूछा। सबको लग रहा था वो तो कत्ल कर ही नहीं सकता, लेकिन उसने कहा उसके पास वो ग्लास आया था। उसने अपनी बीवी को दिखाया था, उसने कहा था कि ये सोने का लगता है। वो बहुत खुश था, लेकिन उसके बाद वो ग्लास घर से चोरी हो गया। अब मुझे लग रहा था ग्लास शापित हो सकता है, और जो कत्ल हमें लग रहा है किसी और बूढ़े ने किया, उस अंधे ने किया हो। पट्टी बांध तो रखी थी, कैमरे में आया तो था। यानी ये ग्लास आगे आगे जा रहा है। सबको सपने में लगता है जैसे कुछ हुआ है, असल में जब वो सोते हैं शायद वो ग्लास करवाता है और उसे पता तक नहीं रहता कि उसने कत्ल किया हो। मैं कड़ियां जोड़ना चाहता था। जितनी ज़्यादा पूछताछ करता गया मुझे पता चलता गया। सबसे पहले बूढ़ी ने वो बोतल से ग्लास निकाला था। उसे याद नहीं कि वो ग्लास कहाँ गया। लेकिन जो दूसरा लड़का मारा गया था, पास में ही एक सब्जी का ठेला लगाने वाला आदमी, उसने माना कि उसके पास ग्लास पहुंचा था। उस बूढ़ी औरत ने खुद दिया, जबकि बूढ़ी औरत कह रही वो तो चोरी हो गया या घर से गायब हो गया। जब वो शक्ति हावी होती थी किसी को याद नहीं रहता। वो ठेले वाले के पास भी वो ग्लास गया तो यकीनन उस लड़के को वो ठेले वाले ने मारा होगा। जब वो उसके कब्जे में होगा वो शक्ति के, वो ग्लास कहीं आगे पहुंच गया। आगे से आगे चलता गया और जिसके पास पहुंचा वो कातिल बनता गया। बस अब पता ये करना था कि वो ग्लास इस समय किसके पास है, क्योंकि वो ग्लास की शक्ति उस पर हावी होगी और वो किसी न किसी को मारने की कोशिश करेगा। और इसके लिए मुझे एक तरीका सबसे सही लगा, उसी लड़के से लॉकअप में पूछताछ करने से शायद कुछ पता चल जाए। मैं खाली कमरे में उससे पूछ रहा था, सपने में याद करो तुमने जब कत्ल किया, यानी कि तुमने कत्ल करने की कोशिश की ऐसे ही आदमी से जो कि कमांडो वाला था, उसके बाद क्या क्या हुआ, याद करो सपने में क्या हुआ। उसने कहा सपने में क्या हुआ उससे क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा मुझे बताओ सपने में क्या क्या हुआ, याद करो, याद करने की कोशिश करो। वो याद करने लगा। हम सपने को सीरियस नहीं लेते, इसीलिए उसे भुला देते हैं। मैं उससे याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कहा मैं फिर उससे झगड़ने लगा, वो मुझे पीटने लगा, लोग आ गए, मैं घबरा गया, मैं भागने लगा था कहीं पर, और उसके बाद मैं भागता जा रहा। सपने में सब कुछ बड़ी तेज़ी से हो रहा था, मुझे घर पहुंचना था शायद। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में कुछ था, मैं किसी से मिला था। हाँ, मैं किसी से मिला था, एक औरत, हाँ एक औरत शादीशुदा थी, उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था। शायद वो, उसके हाथ में फूल थे, खुशबू थी फूल की, आसपास फूल ही फूल।
दुकान थी, फूलों की दुकान थी। वो खूबसूरत लड़की, हाथों में फूल ही फूल और दुकान फूलों की। मैंने उसे पकड़ाया था कुछ और वो मेरी तरफ देख रही थी जैसे। उसके बाद मैं भागा और फिर शायद मैं घर आ गया और शायद वहां सपना टूट गया था। मैं घर आ गया। मैं पुलिस वालों के साथ था। लड़की, फूलों वाली लड़की, दुकान है वहां पर किसी लड़की की, इसके घर और वहां जो कमांडो वाले पर हमला हुआ, इसके बीच में जितनी भी फूलों वाली दुकानें हैं, जहां पर एक कोई लड़की बैठती हो, कोई औरत बैठती हो जिसने मंगलसूत्र पहना हो, खूबसूरत हो, जल्दी से जल्दी उसे पकड़ो, बिना सोचे पकड़ो, हमें उसे पकड़ना होगा। पुलिस वालों को लग रहा था मैं कातिल को पकड़ने को कह रहा हूं, जबकि मैंने उन्हें कहा कत्ल होगा, उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। उसने किसी का कत्ल नहीं किया है, कत्ल करने से पहले पकड़ना है। और वहां सिर्फ एक फूलों वाली दुकान ही थी। वहां वो आदमी बैठा करता था और मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी यहां बैठती है? उसने कहा हाँ, कभी कभी जब मुझे कोई काम होता है तो मेरी बीवी बैठती है, वैसे वो घर पर सिलाई का काम करती है। हमने उसके घर का एड्रेस पता किया था और वो सुबह और शाम को काम किया करती थी, दोपहर को सोया करती थी। और मुझे यही डर था कहीं आज वो दिन ना हो जब वो हावी हो उस लड़की पर। वो शक्ति सीधा उसके घर पहुंचे थे, वो घर में मौजूद नहीं थी। उसकी सास ने कहा कि वो कहीं बाहर गई थी, बड़ी तेजी से गई, मुझे लगा काम पर गई होगी, थोड़ी गुस्सा होगी। और हमने बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस वाले फैल चुके थे, मैं भी अकेला उसे ढूंढ रहा था और मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया था। जब से मुझे शक हुआ था कि कोई पैरानॉर्मल शक्ति, वो ग्लास श्राप वाला वहाँ है, तभी मुझे डर लग रहा था शायद उसका मैं मुकाबला ना कर पाऊँ। वो तो ताकतवर है और कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। किसी ऐसे को बताना होगा जो मुझ पर भरोसा करे। तो मैंने अपने एक ऐसे ही पुराने दोस्त को बता रखा था जो जल्द ही यहाँ पहुँचने वाला था। मैं अब अकेला ढूंढने लगा उस लड़की को। वो लड़की मिल नहीं रही थी, पुलिस वाले चारों तरफ फैले हुए थे। हमें उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना था, इससे पहले वो किसी का कत्ल कर देती। मुझे लगा कोई ऐसी जगह जहां पर वो किसी का कत्ल करे और पकड़ी भी ना जाए। ऐसी जगह आसपास कौन सी है? बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री, वहां पर रहने वाले लोग, आसपास घर हैं। हो सकता है वहां पर वो किसी को मारने की कोशिश करे। जो ताकत है, जो श्राप है, जो प्रेत है या भूत है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, लेकिन हमेशा वो जिसको मारता है मुंह ढांक कर, ताकि कातिल भी पकड़ा ना जाए। तो मुझे ऐसी जगह पर जाना होगा। मेरी सोच सही थी। मैं अकेला वहां पर पहुंचा था और वो लड़की वहां एक तरफ बैठी हुई। उसने लाल रंग के कपड़े को पकड़ा और कोयले से नर्क लिख रही, और मैं पीछे से वहां पर पहुंच गया। मैंने सीधा उसको आवाज लगाकर कहा था, तुम जो भी हो अब वो कर नहीं पाओगी, या कहूं कर नहीं पाओगे, तुम जो भी हो। उस लड़की ने जब पीछे मुड़कर देखा, उसने दुपट्टे से मुंह को ढांक लिया था और मैंने कहा छिपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये लड़की नहीं कर रही, जो उसके अंदर है वो कर रहा है। कौन हो तुम, क्या तुम बताना चाहोगे? और उस लड़की के गले से निकलने वाली वो आवाज़ें, वो जैसे कई सारी आवाज़ें थी, एक बच्चे की, एक मर्द की, किसी औरत की, जैसे कई आवाज़ें गूंजती हुई। कौन हो तुम, कौन हो तुम, और तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे? किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा क्योंकि तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं जल्दी से जेब से फोन निकालकर पुलिस वालों को बुलाना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मेरी गलती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी, हमारे बीच दूरी करीबन 20 से 30 फुट की थी, लेकिन वो एक सेकंड में जैसे मेरी छाती पर आकर बैठ गई और मेरे गले को घोंटने लगी। मैंने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे दूर नहीं जा रही थी, वो गला घोंट रही। मुझे जो दाव पेच आते थे, मैं बचने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसने मेरे शरीर को ऐसे जकड़ रखा जैसे
मुझे उसका राज पता है और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके अंदर की वो ताकत। मेरा गला घोंटते घोंटते हंसते हंसते उसने कहा था, राज राज ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से तो जागा हूं, अब जागा हूं तो कोहराम मचा कर ही सोऊंगा। इस सदी में भी वो घटनाएं जरूरी हैं। मेरा खौफ जरूरी है। आपदा की तरह आता हूं, लाशें बिछा जाता हूं, गायब हो जाता हूं। फिर से जब जागता हूं, फिर से यही करता हूं। कोई मुझे मार नहीं सकता। ये देखो कमर पर, इस कपड़े के बीच कमर पर लटका हुआ यह ग्लास, यही तो मेरा शरीर है। इस सोने के ग्लास को कोई धातु काट नहीं सकती। ये श्राप है, इस ग्लास को कोई नष्ट नहीं कर सकता। छिपा कर रखना होगा, छिपा कर तभी बचोगे। और कभी ना कभी छिपी हुई चीज़ बाहर आ जाती है और मैं फिर से उठ जाता हूँ। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं सोऊंगा। तुम्हें भी मारूंगा और औरों को भी मारूंगा। धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। दम घुटा घुटा सा जा रहा। तब उस अंधेरी अंधेरी में मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी। घंटी की आवाज़, ऐसा लग रहा मेरे कान बज रहे हैं। मैं कानों में गूंज सुन पा रहा था, जैसे वो घंटी की आवाज़ नज़दीक आ रही हो। और उस लड़की को उठाकर पटक दिया था। आंखों में जो अंधेरा था वो ठीक होने लगा। सांस आने लगी थी तो दोबारा से दिखने लगा था। मैं जैसे मौत की गोद में पहुंच गया था, लेकिन किसी ने मुझे बचाया था। पीछे मुड़कर देखा मैंने तो पीछे मेरा एक दोस्त था, जिसके साथ कई बार मैंने काम भी किया था। उसका नाम था सीताराम शास्त्री और लोग उसे पुजारी जी भी कहते हैं। जब मुझे पता लगा कि कोई ऐसा भूत प्रेत है जो लोगों पर हावी होकर कत्ल करवा रहा है, मुझे लगा था एक ही इंसान हो सकता है जो शायद उसे आसानी से रोक पाए। क्योंकि अगर इतने सालों से उसे कोई रोक नहीं पाया और उसे कैद करना पड़ा गंगा जल में, शायद पुजारी जी मेरी मदद कर ही दे। पुजारी जी की घंटी से वो कमजोर तो हो रही थी, लेकिन हावी हो रही और हम दोनों को पटकती जा रही। पुजारी जी ने तब उस घंटी को जेब में डाला था और यही कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़की को मारूंगा तभी तुम बच पाओगे? ये ग्लास को छिपाने की जरूरत ही क्या है? कहीं रखने की जरूरत क्या है? पुजारी जी ने अपनी वो तलवार जो पंख से भी हल्की थी, उसका वार उस लड़की के कमर पर किया था। जो ग्लास उसकी कमर पर लटका था वो नीचे गिरा और वो लड़की के अंदर की वो प्रेत आत्मा कह रही, सुला दो मुझे, लेकिन दोबारा जब उठूंगा फिर से तबाही करूंगा। पुजारी जी की तलवार में क्या शक्ति थी वो उस प्रेत को भी पता नहीं थी। उस ग्लास के 2 टुकड़े कर दिए थे और हमारी आंखों के सामने उस लड़की से निकला वो प्रेत, वो जैसे आग के लावे की तरह जैसे पिघलता पिघलता जमीन में समाने लगा था। शब्द निकले नहीं थे, लेकिन उस कटे हुए ग्लास को भी लावे में बदलते हुए देखा जो जमीन में समा गया था। पुजारी जी की तलवार में वो शक्ति थी जो सांप को भी काट सकती है। इसीलिए उस प्रेत को ये समझ में आया ही नहीं, जो खुद नर्क से आया था। पुजारी जी को मैंने बुलाया था, लेकिन पुजारी जी भी हाईटेक हो गए थे। उन्हें पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। मेरे फ़ोन को ट्रैक करके वहाँ पहुँचे जहाँ मैं मरने की कगार पर पहुँचा हुआ था। मुझे तो उन्होंने बचा लिया था और अलविदा कहकर अपने अगले काम पर निकल भी चुके थे। लेकिन मैं पुलिस वालों को ये समझाने में नाकाम हो रहा था कि कत्ल उन लोगों ने नहीं किए, उनसे करवाए गए हैं और वो लड़का भी बेकसूर है। मैंने बहुत कोशिश की थी जज साहब के सामने भी, लेकिन इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया जाता। स्पेशल कोर्ट के ज़रिए मैं जैसे उस लड़के को मौत की सज़ा से बचा तो चुका था, लेकिन कानून सबूत मांगता है और मुझे और ज़्यादा सबूत चाहिए थे ताकि मैं उस लड़के को बचा पाऊँ। मैं बहुत समय लड़ता रहा था, लेकिन उस केस में मैं उस लड़के को जेल से बाहर नहीं निकाल पाया।
मैं आज तक पछताता हूं। मैं किसी को बता नहीं पाता। मैं इसे एक सफल केस कहूं या असफल, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। एक शैतान अगर किसी से कुछ करवाए तो सजा क्या सिर्फ शैतान को मिलनी चाहिए या उस इंसान को भी मिलनी चाहिए? आज तक जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। शायद जवाब मेरे पास है, लेकिन कानून उस जवाब पर यकीन नहीं करता।